नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात शेखपुरा की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था की। जी हां, आप अगर शेखपुरा के रहने वाले हैं और अगर गरीब हैं तो आपका भगवान ही मालिक है। अगर आपको कुत्ते ने काटा तो सदर अस्पताल जाएंगे, लेकिन आपको वहां निराशा हाथ लगेगी क्योंकि एंटी रेबीज दवा वहां है ही नहीं। जी हां, सदर अस्पताल से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सदर अस्पताल को सख्त हिदायत भी दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन वो रखे, लेकिन इसके बावजूद यहां सदर अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन है ही नहीं। आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न है वो 1 से 5,000 रुपए देकर प्राइवेट अस्पतालों में एंटी रेबीज का इंजेक्शन ले लेते हैं, लेकिन शेखपुरा के सदर अस्पताल में गरीब जो लोग पहुंचते हैं उन्हें निराशा हाथ लगती है। हालांकि शेखपुरा के सिविल सर्जन खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास 35 लोग भी ऐसे पहुंचे जिन्हें कुत्ते ने काटा था, लेकिन इंजेक्शन नहीं होने की वजह से वो लोग बैरंग लौट गए। इधर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही राज्य स्वास्थ्य समिति की और स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट दी गई और जल्द ही एंटी रेबीज इंजेक्शन यहां उपलब्ध हो जाएंगे। अभी हमारे पास आता है, मरीज आता है, सब लिखते हैं, जो बाहर से लेते हैं वो लाते हैं तो हम लोग दे देते हैं। फिलहाल सदर अस्पताल में है की सूचना दी थी निदेशालय में और आग्रह किया गया था कि यहाँ पर अभी एंटी रेबीज वैक्सीन का अभाव है और डेली करीब 20 लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है, आते हैं। ऐसी हालत में बहुत ज़रूरी है कि शीघ्रता अतिशीघ्र इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। तो बिल्कुल अनूप, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सवालों को तो जन्म देती हैं और एक बात जो साफ जाहिर नजर आती है, स्वास्थ्य विभाग जिस पर सबसे ज्यादा सरकार का फोकस होता है, सबसे ज्यादा राशि उस पर खर्च की जाती है, लेकिन उसी विभाग की स्थिति ऐसी है कि वहां अगर आप पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए तो आपका इलाज होगा या नहीं होगा, आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये सब कुछ संशय के दायरे में आपको नजर आएगा। चलिए, सिर्फ शेखपुरा की ऐसी स्थिति नहीं है, आपको लखीसराय सदर अस्पताल की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही नजर आएगी। देखिए, ये वो अस्पताल की तस्वीर है जहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन इस शव को 12 घंटे तक इसी अस्पताल में छोड़ दिया जाता है। अस्पताल में यह शव यूं ही पड़ा रहा, प्रशासन ने पड़ताल करने की कोशिश तक नहीं की, जहमत नहीं उठाई जाती और जिला प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। न्यूज़ 18 की टीम यहां पर जब पहुंची उसके बाद अस्पताल प्रबंधन के अंदर हड़कंप मचता है, इस पर संज्ञान लिया जाता है और आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया और फिलहाल शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि ये शव किसका। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय सदर अस्पताल में। आपको बताते चले कि कल इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौत का लगभग 12 घंटा बीत चुका है। आपको दिखाते हैं अब तक मृत व्यक्ति का, जिसका अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाया है, ना ही इनके कोई परिजन यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और सदर अस्पताल की अगर लापरवाही की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 12 घंटा बीत चुके हैं, सब यहाँ पे अब भी पड़ा है। ना तो सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई की गई है इस और ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब भी यह सब इसी तरह, यह सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ही रखा पड़ा है। हालांकि मैंने सदर अस्पताल प्रबंधन से इस बाबत बात करनी चाहिए तो उन लोगों ने कहा कि स्थानीय थाना को इसकी सूचना दे दी गई है, बावजूद इसके स्थानीय थाना के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो यह बड़ी लापरवाही है। आखिर 12 घंटा बीत चुके हैं और अब तक इस सब का ना तो पोस्टमार्टम किया गया है और ना ही अब तक कोई कार्रवाई की गई है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो थोड़ी हैरानी हो रही है विभा, हैरानी इस बात की भी कि तमाम दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन 2 तस्वीरें जो हमने शेखपुरा और औरंगाबाद की दिखाई है, हैरान करने वाली इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए ये सिर्फ इसलिए भी हैरान करने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था, इसलिए भी कि यहाँ पर अगर किसी शख्स की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या फिर उसकी बॉडी यूं ही पड़ी रहती है तो उससे दूसरे मरीजों को भी खतरा रहता है, लेकिन उसे लेकर अस्पताल जो प्रशासन है उसका रवैया बेहद संवेदनहीन नजर आया। बिल्कुल, और देखिए इन 2 खबरों को तो हमने दिखा दिया, इसका क्या असर होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अब
उस खबर की बात करते हैं जिसका असर हुआ। जी हां, न्यूज 18 ने औरंगाबाद की एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हुआ है। सदर अस्पताल में बच्चे की चोरी और बच्चे की अदला बदली की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद वहां के डीएम सौरभ जोरवाल ने इस खबर को देखने के बाद इस संज्ञान में लिया और वहां के सिविल सर्जन अकरम अली को तलब किया और सघन जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब कार्रवाई भी हो गई। देखिए, सिविल सर्जन ने एक टीम का गठन कर जो कार्रवाई भी की है। प्रसव वार्ड में पदस्थापित जो एएनएम है, जीएनएम है, उनके साथ 88 स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जिनका तबादला कर दिया है और तबादले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तमाम लोग विरोध पर अटके आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन की वजह से अस्पताल की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। टोटल पूरे जिला का टोटल जो अदला बदली हुआ जी और 88, कुछ यहाँ से बाहर गया, कुछ बाहर से यहाँ, तो टोटल में 88। तो अभी सब हड़ताल पर चले गई तो कैसे कार्य? हड़ताल पे तो उन्होंने कोई सूचना मुझे पूर्व में दी थी। अभी ये लोग पता चला कि कार्य का बहिष्कार, हड़ताल में गई नहीं है, कार्य का बहिष्कार करें जो कार्य के प्रति संविधानता में आएगा। मेन वार्ड में काम कर रहे हैं और लेबर वार्ड में ऐसा काम हुआ तो वो जांच किया जाए कि कौन किया है। ऐसे यहाँ से यहाँ चल जाएंगे आरोप लेके, पुलिस साबित करे कि हम लोग गलत काम किए हैं। क्या आरोप लगा के लगा के बच्चा तो बिल्कुल अनूप, लखीसराय की बात कर लें, शेखपुरा की बात कर लें, औरंगाबाद की इन तस्वीरों की बात कर लें, ये परेशान करने वाले भी हैं और व्यवस्थाओं के लचर होने और उसको लेकर के जिम्मेदार लोगों की भूमिका कितनी संवेदनहीन नजर आती है इसकी बानगी। लेकिन एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। सीवान से ये तस्वीर आई जहां पर देखिए डायलिसिस सेंटर की शुरुआत सदर अस्पताल में ही की जा रही है। ये यूनिट सदर अस्पताल में काम करेगा और लोगों को अब डायलिसिस कराने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, पटना का रुख नहीं करना होगा। वो वक्त जो बेहद कीमती होता है किडनी से परेशान तमाम उन लोगों के लिए जिनके सामने डायलिसिस सबसे बेहतर विकल्प होता है, उन लोगों को ये राहत हासिल होने वाली है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट आप देखिए। सीवान सदर अस्पताल को एक सौगात मिलने वाला है। यहाँ पे किडनी के लिए बहुत जल्द डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त हम सीवान सदर अस्पताल में मौजूद, आप देख सकते हैं पूरी तरह से तोड़कर बनाया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो किडनी के पेशेंट हैं, जो लोग पटना जाया करते थे, उनकी अब यही डायलिसिस की जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ जो कार्य है जोरों शोरों से किया जा रहा है ताकि जो लोग पटना जाते थे, गोरखपुर जाते थे, वो यहाँ इलाज करा सके। तो कहीं ना कहीं एक सौगात मिलने वाली है सीवान के लोगों को। इस वक्त हमारे साथ है अस्पताल प्रबंधक मैनेजर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब से शुरू की जाएगी और क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या बनाया जा रहा है। सर, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर? ये सर एक्चुअली डायलिसिस यूनिट का कार्य चल रहा है और यथाशीघ्र जितना जल्द होगा, हमको लगता है कि 15 दिन में स्टार्ट होने की उम्मीद है, 2-4 दिन। क्या किया जाएगा यहाँ? पहले लोग यहाँ जो किडनी पेशेंट आते हैं उसके डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और सीवान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आज हमारे जो भी पेशेंट होते हैं तो हम लोग पटना लेके जाते हैं, चाहे गोरखपुर लेके जाते हैं, जो कि काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपेंसिव है। गरीब आदमी के लिए यहाँ फ्री मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी पहल है और लोग यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुछ और लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे इन लोगों के अंदर क्या खुशी है, क्या कहेंगे? ना, एकदम निश्चित तौर पर जो सीवान सदर अस्पताल में जो ये व्यवस्था डायलिसिस के किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आए दिन इसका मरीज की संख्या सबसे ज़्यादा है और लोग गोरखपुर, पटना, बॉम्बे जो जितना सुविधा लायक है जाते हैं और मरीज बहुत उसमें डैमेज भी हो जाते हैं ले जाते पीरियड में। बाकी अगर सीवान शहर में जैसे सीवान सदर अस्पताल में जो हमारे जो सिविल सर्जन है और हमारे स्थानीय मैनेजर हैं, इनके पहल से जो ये व्यवस्था किया जा रहा है ये सराहनीय जोग है और इस तरह हो जाएगा तो हमको लगता है कि सीवान का आधा से अधिक भीड़ समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत जल्द यहाँ डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से सीवान सदर अस्पताल में एक सौगात मिल रहा है जहाँ का जोश से चल रहा है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब जो पेशेंट होंगे उनकी पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, डायलिसिस सीवान में हो जाएगा। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। और बात शराबबंदी वाले बिहार में हो रही शराब तस्करी की। जी हां, लगातार प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी हो रही है। ऐसी तस्वीर बांका से आई है जहां शराब तस्करी के नए नए तरीकों का इजाद किया गया। जी हां, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे बांका की, जहां धान के भूसे की बोरी में शराब की तस्करी की जा रही थी। तस्वीरें आप देखिए कैसे धान के भूसे की बोरी में तस्करी की जा रही थी। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की और झारखंड की ओर से आ रहे एक पिकअप वाहन को जांच के लिए रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो दर्जनों भूसी के भरे बोरे के अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी। 21 बोरे में
2625 बोतल शराब बरामद की गई और उसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शराब की खेप देवघर के जसीडीह से लेकर मुंगेर ले जाई जा रही थी। पुलिस गिरफ्त में 2 शराब तस्करों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। और अब बात आदमखोर बाघ के, जिसने बेतिया और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच हड़कंप मचा रखा है और इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर हंट चलाए जा रहे हैं। आदमखोर बाघ के इलाके में न्यूज 18। बता दो कि न्यूज 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। खतरे के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग। भर लोग जगे हुए हैं। वन विभाग की टीम भी इस ग्रामीणों की बाघ ने उड़ाई नींद। कई जिंदगी हुई खामोश। मवेशी बन चुके निवाला। आदमखोर बाघ से बचाओ। मुखिया जी कहाँ गई? पूरा गांव। ऑपरेशन टाइगर हंट। तो देखिए, बेतिया में इस मादा बाघिन ने लोगों को परेशान कर रखा है। आम से लेकर खास सब परेशान है और इसे पकड़ने के लिए पटना से स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं आपको कि कैसे इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमखोर बाघ जो है वो इस इलाके के लिए डर और दहशत का पर्याय बन चुका है और कल रात से ही न्यूज 18 की टीम भी जो है लगातार जो रेस्क्यू किया जा रहा है और बाघ को पकड़ने की जो प्रक्रिया है, जो कवायद की जा रही है, उसका कवरेज कर रही है। और इस इलाके में कल रात से ही न्यूज 18 की टीम, आप देख सकते हैं कि पटना जू की भी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। अभी मैं ना ये मानपुर रेस्ट हाउस में है, मंगुराहा वन क्षेत्र के अंतर्गत ये मानपुर का रेस्ट हाउस आता है। अब मानपुर के इलाके में वन विभाग की टीम पहुँची है और रेस्क्यू कर रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी वन विभाग की जो टीम है वो आगे जंगल में गई है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि बाघ का जो है वो पगमार्क मिला है, तो उस पगमार्क के सहारे बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंजरा भी लगाया गया है। इस पिंजरे को अब आगे ले जाया जाएगा और वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो टीम है, जो पटना जू से टीम आई है, वो आगे जंगल में पहुँच चुकी है और हम भी जंगल में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे वन विभाग की टीम जो है वो किस तरह से रेस्क्यू कर रही है और बाघ को कब तक पकड़ पाती है, ये हम भी आपको दिखाते रहेंगे। हर एक अपडेट से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। कल रात से ही न्यूज 18 की टीम जो है इस इलाके में है। काफ़ी दुर्गम इलाका है ये। नदी पार करने के बाद जिस गांव में के 2 लोगों की मौत हुई थी, उस गांव के बाद एक नदी है। नदी पार करने के बाद भी काफ़ी दुर्गम इलाका है और आगे जंगल है। तो जंगल में हम चलेंगे। आप ये देखिए, पिंजरा जो है, ये पिंजरा लगाया गया है और पिंजरा को अब ले जाया जाएगा। वन विभाग की टीम आगे जंगल में पहुँच चुकी है और पिंजरा जाएगा। तो रेस्क्यू करने की जो है पूरी कवायद यहाँ पर की जा चुकी है। तो अब हम जंगल में चलेंगे और जंगल में देखेंगे कि कैसे वन विभाग की टीम जो है इस आदमखोर बाघ को अपने कब्जे में लेती है, ताकि लोगों को इस डर और दहशत से मुक्ति मिल सके। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। तो देखिए, इस मादा बाघ के हमले में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई मवेशियों ने अपनी जान गंवा दी है और ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे ये कि इसे जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, इसे पकड़ा जाए। और इसीलिए इस वक्त एक टीम जो है वो पटना जू से यहाँ पर पहुंची हुई। हमारे सहयोगी लगातार उस टीम के साथ मौजूद हैं और उस टीम के साथ मौजूदगी के साथ हर जानकारी आप तक पहुंचाने की और ये विश्वास जगाने की कि आप सुरक्षित रहें। बाघ को पकड़ने की कवायद जो है वो शुरू है और न्यूज 18 की टीम लगातार कल रात से ही इस इलाके में है और पल पल का अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रही है। पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी मैं ये मानपुर रेस्ट हाउस से आगे निकला हूं और ये जंगल का इलाका है। जंगल के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कोई दुर्गम इलाका है जहाँ जाने का रास्ता नहीं है और रास्ते के लिए मुझे वन विभाग की गाड़ी का सहारा लेना पड़ा है। वन विभाग की गाड़ी के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि आगे वन विभाग की जो गाड़ी है, रेस्क्यू गाड़ी है, वो भी आगे लगी हुई है और उस तरह से आगे वन विभाग की टीम जंगल में मौजूद है और बाघ का पता लगाने
का प्रयास कर रही है, पगमार्ग के सहारे बाघ के पास पहुंचने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये घना जंगल है और जंगल के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी न्यूज़ 18 की टीम जंगल के बीच से गुजर रही है। नदी को पार करना है। अभी जंगल पार करने के बाद एक नदी पार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेस्क्यू टीम के पास पहुंचेंगे। हम ये न्यूज़ 18 जो है आपको इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई है और लगातार हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इमरजेंसी व्हीकल है, ये भी यहाँ पे तैनात किया गया है और एक और व्हीकल है रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, जिसके सहारे बाघ को पकड़ने की कवायद यहाँ पे की जा रही है। और रास्ता मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दुर्गम है, यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है किसी तरह, और जान जोखिम में डाल के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। वन विभाग की टीम यहाँ पे पहुँची है और न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार इस इलाके में पहुँची है। काफ़ी मुश्किल और दुर्गम इलाका पड़ता है ये, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है और साथ ही बाघ का खतरा भी लगातार बरकरार रहता है कि पल पल यहाँ पे बाघ का खतरा भी बना हुआ है। तो ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे, हर एक अपडेट से रूबरू कराएंगे कि आखिर कैसे बाघ का रेस्क्यू किया जा रहा है और बाघ आखिर में पकड़ में आता है या नहीं आता है। प्रफुल्ल, तो देखिए, बाघिन को पकड़ने के लिए, बेतिया में बाघिन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर हंट चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो विटिया टीम यहां पहुंची है, उनसे हमारे सहयोगी भी लगातार संपर्क में हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। उसे कब्जे में करने की कवायद जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। पूरा वन विभाग जो है यहाँ पे मौजूद है और साथ में डॉक्टरों की टीम भी पटना जू से भी आई है और WWF की टीम भी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जब टाइगर को कब्जे में लिया जाएगा उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, ये कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टरों की टीम है, हम उनसे बात करते हैं। कैसी प्रक्रिया है, क्या कुछ आगे करने की अभी योजना? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं। अगर टाइगर का जैसे ही पता चलता है तो हम लोग उस जगह पे जा कर के जो इसके लिए दवा होती है वो हम लोग डार्ट गन के माध्यम से उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे। ट्रैंकुलाइज करने के उपरांत जब पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी, इसकी जांच हम लोग अपने स्तर से कर लेंगे। फिर उसको उठा करके एक केज में डालकर उसका फिर से स्वास्थ्य का परीक्षण कर लेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ये अगर हम देख पाते हैं कि एनिमल ठीक है, किसी कारणवश वो भटक करके जंगल से आ गई है, उसके बाद का जो निर्णय होगा मेरे स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उच्च अधिकारी को बताया जाएगा कि ये किस स्थिति में है, इंजर्ड है या किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसके, या किसी तरह का उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो उसके उपरांत ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इसको फिर से रिहेबिलिटेट इन फॉरेस्ट किया जाए या अभी इसको कहीं और रखा जाए। तो यही हम लोग करेंगे। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर समरेंद्र बहादुर सिंह, पटना जू से। क्या कुछ है, मतलब तैयारी, डॉक्टरों की टीम जो यहाँ पे तैनात है, तो क्या लग रहा है कि कब तक वो आ जाएगा और उसको अगर घायल है तो फिर उसमें किस तरह से आप लोग काम करेंगे? हम लोग जो है 3 टीम हम लोग का है, तीनों के पास में अपना अपना ट्रैंकुलाइजिंग गन है, ये गन है और सारे जो है इक्विपमेंट के साथ हम लोग जो है उसको दवा दे करके उसको बेहोश करेंगे और फिर उसके बाद में उसको बेहोश करने के बाद में फिर उसके बाद उसको रिवर्सल दवा देंगे ताकि फिर से वो होश में आ जाए। और उसके बाद उसको उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर करके यदि वो फिर से जंगल में छोड़ने लायक होगा तो उसको जंगल में छोड़ा जाएगा, नहीं तो उसको फिर चिड़ियाखाना उसको भेज दिया जाएगा। जी, तो देख रहे हैं कि पूरी टीम जो पे यहाँ पे तैनात है और चिकित्सकों की टीम भी है, साथ में ट्रैंकुलाइजर गन भी है, ताकि समय जैसे ही टाइगर दिखे और जैसे ही उसका ट्रेस मिल जाए तो उसे ट्रैंकुलाइज करके फिर उसे बेहोश करके वन विभाग अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद उसका मुआयना किया जाएगा, उसके हेल्थ चेकअप की जाएगी और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18। बाघ को पकड़ने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे चल रहा है और पूरे वन विभाग की टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। अभी दोरहम नदी है, ये काफ़ी दूर इलाका है, आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पे, वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और पगमार्ग भी इस नदी के में मिला है और पगमार्ग के रास्ते जंगल में जाने की बात अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हमारे साथ खुद वन विभाग के जो निदेशक हैं VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ तैयारी है सर? आज प्रातः ही हम लोगों ने हमारी जो मंगुराहा, गोवर्धना और रघिया, इनकी जो पूरी टीम हमारी है, करीब 60 टाइगर ट्रैकर्स और फॉरेस्ट गार्ड सभी हमारे मिलकर हम लोगों ने टीम बनाई है। और ये यहाँ से लेकर के जहाँ भी हमको कल शाम में मिली थी टाइगरेस,
और वहाँ से लेकर के उसको ट्रैक हम लोग कर रहे हैं, उसके पग मास को ट्रैक करते हुए। तो अभी जो प्रारंभिक हम लोग को जो मिला है पग मास का ये जो ट्रेंड, उसमें लग रहा है कि वो परसौनी साइड से उधर वह आगे बढ़ी है, जंगल के ही होते रास्ते। तो हम लोग का पूरा भी यही है कि उसको किस तरह पहले उसको ट्रैक किया जाए और जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करेंगे ही। और हमारे साथ टीम भी हैं, 3 डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, जो 2 वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। एक संजय गांधी पार्क से भी डॉक्टर साहब आ गए हैं, जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उनकी, देखने के लिए कि अगर उसमें कोई फिजिकल कोई वुंड कोई इस तरह का कोई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब पकड़ने के बाद ही उसका हम लोग पूरा सही से उसका ये कर पाएंगे कि क्या कारण है कि वो बार बार इधर आ रही है। एक तो एज तो है उसके साथ, उम्र तो है, उसका उम्र लगभग 13 से 15 साल के बीच में उसका उम्र है। तो एक तो वो है, कल भी जो हम लोगों ने देखा, कल तो हमारी उसके सीधा साइटिंग भी हुई उसने, कल एक हमारे स्टाफ को उसने घायल भी कर दिया है। वो जब हम लोग केस लगा रहे थे तो उसके मूवमेंट तो स्लो है, उसका धीरा मूवमेंट जो होती है, जो स्फूर्ति होती है जो टाइगर का, वो उसमें तो कमी देखी गई है उसके चाल में। तो अब वो है कि पकड़ने के बाद हम लोग फिर इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद ही सारा रिजल्ट लेंगे। पगमार्क के अनुसार किधर मतलब पगमार्क के अनुसार वो परसौनी जो हमारा जो कंपार्टमेंट नंबर S66 है और ये धोरम नाला से ऊपर और मंगुराहा की तरफ उसका बढ़ने का ये है। अभी जो दिख रहा है ट्रेंड जो है उधर ही वो मूव कर रही है। अभी घायल भी हुई है क्या? घायल एक्चुअली उसका ये जो पगमार्क मिला था कल हम लोगों को, उसमें उसके साथ एक कुछ वो हल्का सा खून भी था वहाँ पे। अच्छा। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगर जो 2 दिन पहले जो ये हुआ था लोगों के साथ, ग्रामीण के साथ महिला और ये, उसमें जैसा उनका कहना है कि हम लोगों ने एक उससे कुछ भाला टाइप का उससे उसको अटैक किया। तो देखिए, इस बाघिन ने लोगों की नींद उड़ा रखी है और इसीलिए इस वक्त टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी उनके साथ मौजूद है और WWF के जो चिकित्सक हैं वो इस टीम के साथ मौजूद हैं। उनसे हमारे सहयोगी प्रफुल्ल ने बातचीत की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसकी एक स्टैंडर्ड का ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जो सभी टाइगर रिजर्व को फॉलो करना पड़ता है। जो है टाइगर जैसे अभी ये नहीं पता कि इसको क्यों इंजरी हो रहा है, क्यों बाहर घूम रहा है, तो उसके बारे में जो बायोलॉजिस्ट की टीम लगी है वो देख रहे हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट NTCA के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकल NGO और फील्ड डायरेक्टर्स इनकी टीम है। उस प्रोटोकॉल के तहत उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के बाद में अगर फिर से घटना हो रही है या नहीं हो, बेहतर है। और चलिए आपको रोहतास की एक तस्वीर दिखाते हैं जो राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। यहाँ पर संयंत्र जापानी तकनीक से लगाया गया ताकि इसे ब्राउन तेल और जानवरों के लिए चारा बनाया जा सके। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन 40 सालों से ये इंतजार अभी भी इंतजार में ही बदला हुआ है। लोग इस संयंत्र के शुरू होने की राह देखते रहे, लेकिन अब ये कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। समय के साथ बिहार में उद्योगों ने कैसे दम तोड़ा उसकी एक वानगी मैं आपको रोहतास जिला के बिक्रमगंज में दिखाता हूं। मैं अभी खड़ा हूं बिक्रमगंज के कोऑपरेटिव के परिसर में और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये कभी प्लांट हुआ करता था। चावल का जो ब्रान निकलता है उन चावल के ब्रान से तेल निकालने का यह प्लांट लगा था। 1980 के आसपास इस प्लांट की स्थापना की गई थी। आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से 41 साल पहले इस प्लांट की स्थापना की गई और अभी आप देख सकते हैं कि आज भी इसके जो इस्पात हैं, लोहा है, वो यथावत है। लेकिन दुख की बात है कि कभी यह काम नहीं किया। और ये जो यहाँ पर जो जानकार है उनका कहना है कि जो केटल फीड होती है वो मवेशियों का चारा और इसके अलावे जो केमिकल है वो बनाने का यहाँ प्लांट लगाया गया था। तो चूंकि ये जो इलाका है रोहतास का इलाका है, ये चावल उत्पादन के लिए तो हमने हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में आपको मिलवाया यंग जीनियस चिराग राठी से। कैसा रहा उनका अनुभव इस कार्यक्रम में आकर, आप भी सुनिए। बायजूस यंग जीनियस, जहां हम मिल रहे हैं कुछ ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे पड़े। एक ऐसा शख्स जो हमसे मिला जिसे मैं तो ह्यूमन कैलकुलेटर मानता हूं क्योंकि इसे 100 करोड़ तक के पहाड़े याद हैं। जी हां, सहारनपुर से यंग डायनामिक चिराग राठी। आइए उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बायजूस यंग जीनियस का ये सफर। चिराग नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं, कैसे हो?
नमस्कार सर। सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस में आकर? बायजूस यंग जीनियस में आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस शो के जरिए मैं अपने टैलेंट को बाहर तक दिखा सका। सडनली मैंने आपको टेस्ट कर दिया, आपको कहा इसके पहाड़े सुनाओ, तो आपको उस वक्त घबराहट हुई थी कि आपको लगा रहे ये तो बहुत आसान है, कर लेते? नो सर, टेबल्स तो मुझे हमेशा से ही आसान लगते हैं। तो आपके साथ जो आपके परिवार में जो लोग हैं, आपके सर हैं, उनको आपने बताया तो उन्होंने क्या कहा? सर मेरे टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा ताकि हमारे स्कूल में से कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर तक जा सका। आपने क्या गोल सेट किया अपने लिए अब? सर अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, मैं ये मल्टीप्लाई करने की स्पीड और टेबल्स और ये अभी से छोटे छोटे फार्मूले बनाना शुरू कर दूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, लगे रहो हमारे छोटे आर्यभट्ट। थैंक यू सर। तो देखिए, प्रतिभा की कोई उम्र सीमा नहीं होती और इसीलिए इनकी उम्र भले ही छोटी हो लेकिन कारनामे बड़े हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।